फर्स्ट आर्टिकल आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, स्पीशी इन न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर ड्रैगन फ्लाई के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक ड्रैगन फ्लाई देखी गई और ये 110 ईयर्स के बाद इसके इंसाइट्स मिले। अब क्या होता है, बीच बीच में जैसे एनवायरमेंट क्लीन होता है तो ये बार बार स्पीशीज रिवाइव भी करती हैं, और अगर पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाता है तो एकदम से बैठ भी जाती हैं। तो ये वाली जो स्पीशी है ये 110 ईयर्स के बाद देखी गई है। इसके जो लास्ट इंसाइट थे अरुणाचल में ही, वो आपको एक मेल स्पीशी के मिले थे, पर 2024 में एक ही दिखाई दिया था। तो अभी ये दोबारा से दिखाई दी है, इसलिए ये न्यूज में आ गया। अब देखो, एक टर्म होती है ओडोनेटोलॉजी। ये जो ओडोनेटोलॉजी है ये स्टडी होती है इन ड्रैगन फ्लाइज की, और साथ में डैमसल फ्लाइज। यस, डैमसल फ्लाइज। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ज्यादा एग्रेसिव आपसे पूछा जाए तो वो ड्रैगन फ्लाई होती है, ज्यादा एग्रेसिव नेचर की होती है कंपेयर टू द डैमसल फ्लाई। और अब इसकी डिटेलिंग देख लो। सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम क्या है, तो गायना कैंथा खासी एका। तो खासी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक हिल के बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है। हाँ, गारो, खासी एंड जैंतिया। पर ध्यान रखना, ये खासी आका जब आएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्पीशी देखी गई है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इसे लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर भी कहते हैं। डस्क हॉकर क्यों कहते हैं, तो मतलब एक क्रीपस्कुलर है नेचर में। जब शाम जैसी हो जाती है उस टाइम पे आपको ये अवेलेबल दिखाई देती है। और इसे दोबारा से रीडिस्कवर करा गया है अरुणाचल प्रदेश में। और कहां पर, तो एक नेशनल पार्क है वहां, दैट इज नामदफा नेशनल पार्क, और वो साथ में टाइगर रिजर्व भी है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं स्पीशी को नोट डाउन करा गया। इससे पहले जो इसका लास्ट रिकॉर्ड था वो एबॉर हिल रीजन में आपको मिलेगा, वो 1914 में था लगभग। तो उसके बाद ये 110 ईयर्स के बाद दोबारा से रिवाइव करी है, इस वजह से ये स्पीशी न्यूज में आ गई। ये जो डिस्कवरी है इन 4 साइंटिस्ट ने करी, और साथ में इनका पेपर भी पब्लिश हुआ एक जर्नल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। इसके बाद फीचर्स क्या क्या है इस ड्रैगन फ्लाई के, तो 360 डिग्री विजन है। मतलब इनकी जो आईज होती हैं, ज्यादातर ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी कंपाउंड आईज होती हैं, बॉक्स बॉक्स बने होते हैं इनकी आंखों में। तो साथ में रोटेशन अगर देखोगे तो लगभग 360 डिग्री का ये विजन रहेगा। जैसे ह्यूमन आई का देखते हो तो लगभग 120 डिग्री 130 डिग्री का रहता है, कहाँ पे कितना आप रोटेट कर सकते हो, तो इतना ही एंगल बनता है। पर इनके केस में 360 डिग्री बनता है। नितिन, इतना जोर लगा के मत चेक करो कि 360 डिग्री घूमेगी कि नहीं। ज्यादा जोर लग गया उल्टी भी हो सकती है, गड़बड़ हो जाएगी सारी। चलो ठीक है। 2 कंपाउंड आईज होती हैं विद 1000 ऑफ टाइनी लेंस। एक मूवी आई थी मक्खी, देखी थी वो, उसमें दिखाई है कंपाउंड आईज प्रॉपर। उसकी जब आंख अचानक से एक्टिवेट होती थी, उसको अपना टारगेट हिट करना होता था जिसने उसको मारा था, तो उसकी आंख ऐसे देखी होगी आपने, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, और बॉक्सेस से बने होंगे, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं। और अगर आप मक्खी को नोटिस भी करें ना, आपको ये बॉक्सेस दिखते हैं, ऑरेंज कलर की आंखें होंगी और ये लाइंस लाइंस आपको दिखाई देती हैं। अब मक्खी को पकड़ना पहले तो टास्क है, पर पकड़ी जाती है, ऐसे मारो एक आ जाती है हाथ के अंदर। उसकी आप आंख अगर ऑब्जर्व करते हो तो इस तरह की उनकी आंखें होती हैं। और हमारी थोड़ी ऐसी डब्बे थोड़ी बने हैं, एक ही लेंस है ना, सर्कल सा। तो इनके केस में मल्टीपल लेंसेज होते हैं, और इस टाइप की आंखों को क्या बोल देते हैं, कंपाउंड आइस। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी होता है ना, कि छोटी छोटी चीजें जब आपस में कनेक्ट करती जाती हैं तो एक बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो वैसे इनकी आंखें कैसी होती हैं, कंपाउंड आई, छोटे छोटे लेंसेज होते हैं। और एबिलिटी होती है इनके पास कि हवा में हॉवर कर सकती हैं। जैसे एक मूवी है गुंजन सक्सेना, वो देखी आपने, तो उसमें जब वो अटैक करने के लिए जाते हैं तो हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे रहता है और दूसरा फायरिंग करना शुरू करता है। तो उस पेड़ के पीछे था वो हेलीकॉप्टर, एक ही जगह पे रुका हुआ था। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हॉवरिंग। वैसे बड़े सारे इंसेक्ट्स हैं वो हॉवरिंग कर लेते हैं, जिसमें ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई इनके प्रोमिनेंट एग्जांपल आते हैं। पिजन वगैरह को देखना, थोड़ी देर के लिए एक जगह पे ये हॉवर कर पाते हैं, उसके बाद ये गिरने से लग जाते हैं, कि मतलब फ्लाइट लेनी पड़ेगी, किसी एंगल में उड़ना पड़ेगा। पर ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है हवा में एक ही जगह पे काफी देर के लिए फ्लाई कर सकती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, हॉवरिंग। ये सेम वर्ड रहता है डिफेंस टेक में भी, हॉवरिंग। ये हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा देखी जाती है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह में ये नहीं होती, क्योंकि साइज का भी डिफरेंस आ जाता है। तो हॉवरिंग इनमें आपको दिखाई देगी। और बाकी किस जिन्नस से बिलोंग करती है, तो गायना कैंथा। अभी आपने देखा कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉट सिक। यूपीएससी का पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, और इनकी प्रोविजनल आंसर की भी आ गई है। देख लेना उसको, मैं या तो क्लास के बाद ना आपके यूपीएससी वाले ग्रुप के अंदर उसे डाल दूंगी पीडीएफ को, ठीक है, वहां से देख लेना। जिसने दिया था पेपर, मतलब आप में से था कोई यहाँ पे भी जिन्होंने दिया था, ठीक है, वहां से देख लेना, एक बार मैच कर लेना। वो कर लिया मैच, बस ठीक है फिर। अच्छा, ये देखो, ये स्पीशीज होती है सबसे छोटी यूनिट है। और ध्यान रखना, स्टेट वगैरह के पेपर में पूछ लेते हैं आज भी इससे क्वेश्चन। इससे बड़ा क्या आता है, जीनस। इससे बड़ा फैमिली। इसके बड़ा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास के बाद फाइलम के साथ एक और याद रखना है, डी, डिवीजन। ये वाला फाइलम है और इसको बोलते हैं हाँ डिवीजन।
और ये जो फाइलम है, देखो पी से प्लांट हमेशा नहीं होगा, ये एनिमल्स की ग्रुपिंग को चेक करता है। तो फाइलम में आप हमेशा देखेंगे एनिमल्स आएंगे, और इधर डिवीजन जो आएगा इसमें प्लांट्स का मेंशन होता है, और ऊपर क्या आएगा, किंगडम। जैसे प्लांटी है, मतलब सारे जो भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं वो प्लांटी में डाल दिए। फंगस है तो फंगस की तरह जो भी होंगे कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपना खाना किसी और से लेते हैं, वो सारे आपको फंगस वाले किंगडम में दिखेंगे। मोनेर आएंगे, प्रोटिस्टा आएंगे, एनिमेलिया आएंगे। तो इस तरह से 5 किंगडम है, ठीक है। तो ये वाली जो हायरार्की है ये आपने याद रखना। इसके ऊपर भी वैसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे डोमेन आ गया, डोमेन के बाद ऊपर जाओगे तो लाइफ आ गई, तो लाइफ सबसे ऊपर सुप्रीम है, पर हायरार्की में आप इनको ही काउंट करते हो। तो वैसे ही इसका जीनस जो आएगा वो है गायनाकैंथा, इस ड्रैगन फ्लाई का। बाकी कौन से जीनस से बिलोंग करती है ये अभी वैसे भी याद नहीं रहता आपको, पेपर के टाइम पे एक बार फिर ये रिवाइज करनी ही पड़ती है, पर थोड़ा समझ लो इनको। बाकी पेल ब्राउन एंड ग्रीन कलर होते हैं, और ये डस्क के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती हैं, क्रेपस्कुलर बिहेवियर भी इसको बोलते हैं। वैसे एक टर्म आती है एंड फॉर नॉक्टर्नल एंड फॉर नाइट, तो ये रात के टाइम पे जो एक्टिव होते हैं, जैसे आउल वगैरह आपने देखा है, बैट्स होगी, ये सारी क्या होती हैं, नॉक्टर्नल, ये रात के टाइम पे एक्टिव होती हैं। हमारी आंखों के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कोन सेल। सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। तो कलर तो आपको मॉर्निंग में ही दिखेगा ना, जब लाइट की प्रेजेंस होगी तभी आपको कलर दिखाई देते हैं। तो ये नॉक्टर्नल जो होते हैं इनके अंदर ये रॉड सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म आती है डायूर्नल, इसका डी फॉर डायूर्नल, डी फॉर डे टाइम। तो मतलब ये जो दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं उनको डायूर्नल बोल देते हैं। इन टर्म्स को ध्यान रख लो। बाकी क्रिपस्कुलर, यहाँ पे ये गायनाकैंथा जो खासी एक का स्पीशी आपने देखी ड्रैगन फ्लाई की, उसके बारे में हमने मेंशन किया। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई, तो अक्टूबर 16, 2024 मैंने बताया ना एक स्पेसिमेन इसका देखा गया था पहले भी, पर फिर उसके बाद देखा नहीं गया, वो मेल था जो स्पेसिफिकली 2024 में देखा था। कहाँ दिखा था, तो ये नामदफा नेशनल पार्क के ही साइड में एक रोड है, मियाओ विजोय नगर रोड, वहां पे से देखा गया था 600 मीटर्स की हाइट पे। और ये देखा गया कि वो जो सिंगल मेल स्पेसिमेन था वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब एनिमल्स में भी ये नेचर होता है ना, जैसे इंसान ने अपनी बॉर्डर फोर्सेस बना रखी हैं ताकि बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करा जा सके, वैसे ही एनिमल्स, इंसेक्ट, ये भी क्या करते हैं, अपनी टेरिटरीज को मेंटेन करके रखते हैं। तो वहां पे पेट्रोलिंग भी करते हैं और साथ ही डिफेंड भी करते हैं अगर कोई अटैक करने की ट्राई करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इस डिस्कवरी की, अगर हम कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग करें अपने फॉरेस्ट एरियाज को और हमें ऐसी स्पीशी वहां पे अवेलेबल मिलती है जो कहीं ना कहीं बायो इंडिकेटर्स हैं, तो वो दिखाती हैं कि जो एयर क्वालिटी अभी के लिए वो ठीक ठाक है, मतलब हमारे पॉल्यूशन लेवल जो है वहां पे कंट्रोल है। और साथ ही हमें और ज्यादा प्रेरित भी करती हैं कि हमें कंजर्वेशन एफर्ट और ज्यादा डालने, ताकि स्पीशी वहां से कभी गायब ना हो। और 110 साल के बाद दोबारा से दिखाई देना वो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक्वेटिक फूड चेन एज अ प्रीडेटर और प्रे दोनों की तरह एक्ट करते हैं। जैसे अपने से छोटे पेस्ट होंगे उनको खा जाएंगे और इनसे जो बड़े होंगे वो इनको खा जाएंगे। पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है। जैसे ग्रास है, डियर है और लायन है। अब देखो अगर डियर की पॉपुलेशन ज्यादा ही बढ़ जाएगी और लाइन की एकदम से घट जाएगी तब भी फूड चेन डिसबैलेंस कर जाएगी। अगर ग्रास की अबंडेंस घट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डियर, इनको खाने का सोर्स कुछ बचा नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद लाइन जिसने डियर को खाना था वो भी कोलैप्स कर जाएंगी। तो यहाँ तो फूड चेन ही कोलैप्स करगी, ठीक। और अगर लाइन ही खत्म हो जाए तो अचानक से डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं बचा। एंड फिर ये क्या करेंगे, ग्रास पे एक्सेसिवली फीड करेंगे और एक टाइम आएगा ये ग्रास भी यहाँ से गायब होगा और किसकी पॉपुलेशन रहेगी, डियर की। पर अब खाना तो बचा नहीं है, ये भी खत्म, पूरा जो फूड चेन था वो हमारा कोलैप्स कर सकता है। अब देखो ये तो फूड चेन है जो हमेशा लीनियर चलती है, मतलब वहां पे हमने एक एक एग्जांपल देखा। यहीं पे जरूरी थोड़ी है लायन इसको खाएगा, टाइगर भी तो खा सकता है। और जरूरी थोड़ी है ये जो लायन और टाइगर है ये सिर्फ डियर को ही खाएंगे, और भी इनके पास ऑल्टरनेटिव है, फॉक्स वगैरह आप ऐड कर लो, तो ये वेब बनता है। तो फूड चेन क्या होती है याद रखिएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की टर्म्स। फूड चेन हमेशा लीनियर आपको दिखेगी, जहां पे आप एक एग्जांपल के साथ चीजों को समझते हो। एंड मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं छोड़ते, बस यही खाना पड़ेगा, वो फूड चेन है। और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, फूड वेब। मतलब मल्टीपल जो स्पीशी होंगी वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी और उनके पास ऑप्शन बची होती है कि यार दाल खानी है, दाल के साथ चपाती खानी है, राइस खाना है, तो वैसे इनके पास भी ऑप्शन बची हुई है। जरूरी नहीं है डियर को ही खाना है, आज फॉक्स ही मिल गई फॉक्स को ही खा लो, तो ये सारी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होती है और इसको बोल देते हो आप फूड वेब। बाकी ओडोनेटा डाइवर्सिटी, आपने ओडोनेट्स के ऊपर आजकल हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक दिन
आर्टिकल पढ़ा था केरला वगैरह की साइड, जब वेस्टर्न घाट्स में आपने सर्वे करा तो एंडेमिक स्पीशी बहुत सारी मिली थी आपको केरला वाले रीजन में, वहीं गुजरात में कोई एंडेमिक स्पीशी नहीं मिली थी। तो वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि केरला के अंदर जो इकोसिस्टम है वो अभी के लिए साफ सुथरा है, तो वहां पे ओडोनेट स्पीशी आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे भी ग्लोबल ओडोनेट डाइवर्सिटी अगर देखो तो 6442 स्पीशी मिलेंगी लगभग, और 693 जेनरास मिलेंगे। और इंडिया के ही पास आउट ऑफ दिस टोटल नंबर 504 स्पीशीज हैं, और सब स्पीशी उनके अंदर भी 27 के आसपास है। नंबर पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि ग्लोबली जितना नंबर है उसमें से एक मेजर चंक किसने होल्ड करके रखा हुआ है, इंडिया ने। और बाकी अरुणाचल प्रदेश में अकेले ही आप देखोगे तो 110 स्पीशी आपको मिल जाएंगी जो सिर्फ ओडोनेट से बिलोंग करती हैं। अब ओडोनेट जब बोला तो इसमें ड्रैगन फ्लाई भी आएगी, इसमें डैमसल फ्लाई भी आएगी, तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे गायना कैंथा खासी आका की, तो इंडिया आ गया, इंडिया में रिवाइवल है दोबारा से 110 ईयर्स के बाद। उसके अलावा साइड में बांग्लादेश, देन म्यांमार और नेपाल, जो भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनमें ये आपको स्पीशी मिलती हैं। इंडिया के अंदर स्पेसिफिक देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, वहां पे भी ये स्पीशी मिल जाती है। और बाकी और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं वो स्टडी के दौरान देखी गई। ये सारी स्पीशी आपकी ड्रैगन फ्लाइज की हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो।